चलिए तो देखिए हम लोग 13th ग्रुप फैमिली के साथ शुरू कर रहे हैं। कौन से ऐड की बात कर रहे हो आप? जैसे वो धोनी करते हैं ना ऐसे टाइप का। जब तक तो आप बहुत बड़े हो जाओगे बिल्कुल आएगा, आपको बुलाऊंगा मैं उसमें एक्ट करने के लिए। तो देखिए एक चीज, ये आपके पास मेंबर है 13 ग्रुप के अंदर, और बोरोन जो है ना, इसके छोटे साइज की वजह से क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग लेटिस फॉर्म करता है। ठीक है, उस लेटिस की वजह से क्या होता है, इसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो बोरोन क्या होता है, एक हार्ड ब्लैक सॉलिड होता है विद वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, वहीं पे आप देखें गैलियम जो है, गैलियम लिक्विड, हाँ, इसका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है 303 केल्विन विच इज ऑलमोस्ट 30 डिग्री सेल्सियस। और गर्मियों के अंदर तो इवन ये एक लिक्विड के फॉर्म में मिलता है, जैसे मरकरी मिलता है वैसे ही। तो इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं कि यहाँ पे इनमें सबसे ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, बोरोन का, और एक एक्सट्रीमली हार्ड सॉलिड होता है लाइक ग्रेफाइट की तरह। अब्रेसिव टूल्स के अंदर ये काम में आता है अपने एक्सट्रीम हार्डनेस की वजह से। और बाकी इनमें सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, गैलियम का होता है। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, खैर इसे भी याद नहीं रखना है, जनरल बातें देखते चलो। हाँ, इसकी आयन एनर्जी हाई होती है ना, डाउन जाने पर आयन एनर्जी कम होती है। हाँ, तो इसकी थोड़ी ज्यादा होती है। तो जो इसके अंदर बॉन्डिंग होती है, मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है, वो रिलेटिवली वीक होती है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर ही चुके हैं, आयनाइश एनर्जी, एटॉमिक साइज, ये सब। तो बता एटॉमिक साइज का वेरिएशन क्या होता है, है ना। डाउन द ग्रुप जाने पर वैसे तो क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन गैलियम की साइज एल्यूमिनियम से रिलेटिवली क्या होती है, कम होती है। थैलियम की साइज इंडियम से रिलेटिवली क्या होती है, कम होती है। उसका रीजन क्या होता है, आपके पास डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हम लोग सब देख चुके हैं लास्ट क्लास। आज हम वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। देखें जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि इन एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन विद एयर। तो देखिए यहां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप ध्यान रखें। अगर आप क्रिस्टलाइन बोरोन की बात कर रहे हो, बोरोन की दो फॉर्म्स होती हैं, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन फॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, इसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है ये इनर्ट होती है। तो आप पहला पॉइंट पे ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली आपसे पूछा सकता है। क्रिस्टलाइन बोरोन इज इनर्ट एंड डज नॉट रिएक्ट विद एयर। और O2। ठीक है, लेकिन जो अमॉर्फस बोरोन है वो रिएक्ट करता है। तो आगे आप इसी के अंदर देखें, अमॉर्फस बोरोन, अमॉर्फस जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रेगुलर नहीं होता। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है, क्रिस्टलाइन में रेगुलर अरेंजमेंट होता है, अमॉर्फस में रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। तो अमॉर्फस के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली क्रिस्टलाइन सॉलिड से क्या होते हैं, कम होते हैं। तो रिएक्टिविटी उसकी रिलेटिवली ज्यादा होगी, ब्रेक करना आसान होता है। अमॉर्फस बोरोन एंड अदर एलिमेंट्स react with oxygen to form trioxides। ठीक है, जैसे आपके पास 2m प्लस 3O2, तो रिएक्शन में क्या बनाते हैं, M2O3। लेकिन ध्यान रखना है हाई टेम्परेचर पर बनाते हैं, हीट करने के ऊपर ही, बिना हीट किए हुए रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करेंगे। ट्राइऑक्साइड्स ऑन हीटिंग। दूसरी चीज, इन्हीं के अंदर सारे एलिमेंट्स ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर फॉर्म नाइट्राइड्स। ठीक है, तो इन सभी एलिमेंट्स को अगर आप हीट करोगे नाइट्रोजन के साथ तो ये क्या बनाते हैं, नाइट्राइड्स। एक और चीज, यहां पर जो थैलियम होता है, थैलियम मोनो ऑक्साइड बनाता है Tl2O टाइप। कोई रीजन बता सकता है क्यों? इसका +1 ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। हाँ, तो लोअर वाले के लिए लोअर ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। तो इंडियम तक सभी क्या बनाते हैं, ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं इस तरह का। लेकिन
थैलियम आपके पास क्या बनाता है, मोनो ऑक्साइड बनाता है, Tl2O टाइप। बोलो बात समझ में आ रही है? इस तरह के ऑक्साइड्स को ना सब ऑक्साइड्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सब ऑक्साइड। देखो ना C3O2 होता है, उसी तरह के होते हैं सब ऑक्साइड नहीं, सस्क्यूक्साइड बोलते हैं। खैर छोड़ो, उनको बाद में देखेंगे, अभी तो आप ये लिख लो। तो थैलियम यहाँ पर क्या करता है, Tl2O फॉर्म करता है, जबकि बाकी सारे एलिमेंट क्या फॉर्म करते हैं, M2O3 टाइप के ऑक्साइड। ये सभी के सभी नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं और हाँ ये नहीं Mn। तो आप एक काम करो, 2M प्लस N2 है ना। Mn टाइप के क्या बनाते हैं, नाइट्राइड्स फॉर्म करते हैं। इसमें एक बहुत, हाँ देखो ना, इनकी जेनरल ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, +3, और नाइट्राइड में नाइट्रोजन कौन से स्टेट में आता है, -3। तो 2Mn, ये -3 और ये +3, ये आपके पास नाइट्राइड फॉर्म करते हैं। इन्हीं के अंदर बोरोन का बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोरोन की रिएक्शन जब आप नाइट्रोजन से करवाते हो तो ये बनाता है Bn। तो बैलेंस कर लो एक बार के लिए, 2Bn, इसको आप बोलते हो बोरोन नाइट्राइड, या फिर आप इसे बोरोनाइट्राइड भी बोलते हो। इसको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ इनऑर्गेनिक बेंजीन। किसके नाम से जानते हैं, सॉरी इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, बेंजीन भूल गया। इसे हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किससे रिजेंबल करती है, ग्रेफाइट से। ये क्या होती है, आइसोस्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नॉर्मल ग्रेफाइट। नॉर्मल ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर देखिए आप लोगों ने, क्या होता है ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर के अंदर, हेक्सागोनल लेयर्स बनती हैं, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में। यादें पढ़िए बचपन में 10th क्लास में, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। फिर इसके नीचे एक और लेयर बनेगी कार्बन की, वो दोनों लेयर क्या होती है, आपस में एक दूसरे से अटैच्ड होती है। तो सेम ऐसे ही यहां पर क्या होता है, बोरोन एटम्स और नाइट्रोजन के बीच में हेक्सागोनल लेयर्स बनती हैं। तो बोरोन नाइट्रोजन बोरोन, बोरोन नाइट्रोजन बोरोन। फिर इस तरह से यहां पर कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन। तो आप देखो क्या, कहां पे, सॉरी यहां है ना, ठीक है। फिर ऐसे बोरोन, फिर नाइट्रोजन। तो इस तरह से ये आपके पास हेक्सागोनल यहां पर भी स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड्स आते हैं लाइक दिस। एक सेकेंड, ये एन आएगा, यहां एन आएगा, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, बोरोन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, और जहां जहां नाइट्रोजन बोरोन के बीच डबल बॉन्ड हो रहा है, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, बोरोन पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो दिखा भी सकते हैं, नहीं नाइट्रोजन जब 4 बॉन्ड बना रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, तो मतलब उसके पास नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, तो वैसे तो कर सकते हैं। एक सेकेंड, 2s2 2p3। तो जब वैसे जनरल स्टेट में तो 3 में 3 एन इलेक्ट्रॉन है, तो चौथा एन इलेक्ट्रॉन के इसके ऊपर क्या चार्ज लिखेंगे अपन, पॉजिटिव चार्ज लिखते हैं। या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, उसको कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, प्लस माइनस दिखा दो, एक ही बात है, कैसे भी एक्सप्लेन कर लो। नाइट्रोजन टेट्रावेलेंट हो सकता है जो उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, अदरवाइज वो 3 ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, पॉजिटिव आ रहा है इसलिए बोरॉन का नेगेटिव है। हाँ, वो ये दिखाया जा रहा है कि नाइट्रोजन से बोरोन की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, रादर ये पाई डेटिव बॉन्ड बनेगा, 2p2p पाई बॉन्डिंग होगी, पर वो दिखा रहे हैं उसको मल्टीपल बॉन्ड को यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्म में, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस दिखाते हैं, या नहीं भी दिखाओगे तो भी काम चलेगा, अंडरस्टूड होता है वो। तो होता क्या है, इन दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी होती है, आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसीलिए इसको किसके नाम से जानते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट के नाम से जानते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है, एग्जैक्टली वैसे ही क्या होता है, इनऑर्गेनिक डायमंड भी होता है। लेकिन असली डायमंड की तो उसमें क्या होता है, इसका जो लैटिस बनता है रिजेंबल्स टू लैटिस ऑफ डायमंड। वो तो टेट्राहेड्रल होगा। हाँ, टेट्राहेड्रल होता है एक्चुअली, आप आगे चल के सीखोगे, वो HCP स्ट्रक्चर होती है, सॉरी FCC होती है, वो आप सीखोगे आगे चल के, सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तब। तो अभी तो आप ध्यान रखना, जैसे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट होता है वैसे इनऑर्गेनिक क्या होता है, डायमंड। और इनऑर्गेनिक डायमंड का नाम होता है बोराजोन। क्या होता है,
बोराजोन। तो आप ये याद रखना बोराजोन किसको बोलते हैं। बोराजोन बोरोन नाइट्राइड का ही दूसरा फॉर्म होता है। बोरोन नाइट्राइड के दो फॉर्म है, एक इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट और एक इनऑर्गेनिक डायमंड। तो इनऑर्गेनिक डायमंड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोराजोन बोलते हैं। दूसरी चीज ये आइसोस्ट्रक्चरल होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। बताओ ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है नहीं? करती है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, सो दिस इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि ये कैसी होती है, दिस इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ पा रहे हैं? चलिए कॉपी करें इसको, फिर और आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, इसको हम दोबारा मिलेंगे। इससे इसकी स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनऑर्गेनिक बेंजीन सॉरी इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट हम किसको बोलते हैं, तो बोरोन नाइट्राइड। एक्चुअली इसका फॉर्मूला Bn नहीं होकर हम इसको लिखते हैं Bn(x). तो यहाँ पे बहुत सारी यूनिट्स आपस में जुड़ती है। इस कंपाउंड को हम लोग इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट के नाम से जानते हैं। क्या तुम वहां चले जाओ ना, तो ये तो आप खुद भी पढ़ लोगे। नहीं सर, ये एग्जैक्ट है जिससे हम मत ले आए। और वो क्या है? अपने ऊपर, ये सिर्फ मेरा है, बाकी जनरल नहीं। देखिए एक और चीज, यहाँ पर अगर आप हाइब्रिडेशन स्टेट देखोगे तो सारे बोरोन और सारे नाइट्रोजन कौन से स्टेट में होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में। वो आप देख भी सकते हो, 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो पे सभी नाइट्रोजन सभी बोरोन क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होते हैं। सेम चीज यहाँ कार्बन में भी होती है। यहाँ पर भी सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। एक्चुअली यहाँ पर भी मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं कार्बन के बीच में, बट क्या नहीं, वो तो 2 लेयर्स के बीच में होते हैं। वैसे यहाँ पे क्या है, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी कितने काम में है, तो इसीलिए तो मैं ग्रेफाइट पे चार्ज 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वीक होता है, आसानी से ब्रेक होकर वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाता है, इसलिए बॉन्ड नहीं बोलेंगे ना सर। बनता है। sp2 हाइब्रिडाइज होता है कार्बन ग्रेफाइट में भी, दिखाते नहीं है बस। कॉपी कर लेना ना, लिख लेना पड़ोस वाले में से, ज्यादा थोड़ी पढ़ा है कुछ, इतना ही पढ़ा है बस जितना मिटाया है। 13 ग्रुप फैमिली शुरू की हमने। चलिए देखें नेक्स्ट, रिएक्शन विद एयर देखने के बाद रिएक्शन विद एसिड्स। तो वैसे चलिए बात करें बोरोन की। सो बोरोन डज नॉट रिएक्ट विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। कोई नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड का एग्जांपल बताओ। लाइक HCl हो गया, HBr हो गया, ये सब आपके नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। बट ऑन हीटिंग विद concentrated H2SO4 oxidizing acid form B2O3। तो देखिए नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, लाइक कंसंट्रेटेड HNO3 है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, उस केस में क्या फॉर्म करता है, B2O3 फॉर्म करता है। वहीं पर अगर आप दूसरी मेटल्स की बात करो, एल्यूमिनियम एंड गैलियम, बताओ एल्यूमिनियम गैलियम कौन सी मेटल्स होती हैं? बीइंग एम्फोटेरिक, react with acids to liberate हाइड्रोजन गैस। तो ये एसिड से भी रिएक्ट करती हैं और बेसिस से भी रिएक्ट करती हैं। रिएक्ट विद एसिड्स एंड एल्कलीज, एल्यूमिनियम एंड गैलियम, सॉरी, एसिड्स एंड एल्कलीज टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन आप HCl से करवा लो तो आपको क्या मिलेगा बताओ, AlCl3 aqueous प्लस हाइड्रोजन गैस, बैलेंस कर लो 3/2H2। और बताओ एल्यूमिनियम की रिएक्शन NaOH से करवाऊंगा तो क्या मिलेगा, NaLO2 सोडियम
सोडियम एल्यूमिनेट प्लस साथ में क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं ना, NaOH1। सही बोल रही हो। काम करो, इसको आप ले लो, प्लस H2 भी लिखना पड़ेगा अपने को उसमें। तो ये बन जाएगा 2 एल्यूमिनियम 2 NaOH 2 NaLO2 प्लस साथ में आपको इसका मिलेगा 2 हाइड्रोजन गैस, सॉरी 3 हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग। और ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaAlOH, है ना। ये रिएक्शन तुम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। चलिए, उसके लिए आपके पास क्या होते हैं, ये हो गई इनकी दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आपको ध्यान रखनी है। बोरोन अगर आपके पास क्रिस्टलाइन सॉरी बोरोन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, और गैलियम एल्यूमिनियम जो है आपके वो क्या है, एम्फोटेरिक मेटल्स हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, एसिड्स और एल्कलीज दोनों से रिएक्ट करते हैं। और बाकी जो मेटल्स हैं थैलियम, इंडियम और थैलियम, वो डायरेक्टली किससे रिएक्ट करेंगे, एसिड से, क्योंकि डाउन द ग्रुप मूव करने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो वो आसानी से एसिड से रिएक्ट करेंगे, लेकिन बेसिस से रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तीसरी रिएक्शन देखें। इनके कुछ बनते हैं हैलाइड्स, रिएक्शन विद हैलोजेंस। सर, हाँ, अगर बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाए तो फिर हमारा एम्फोटेरिक कैसे हो गया, Pb और Sn? वो तो 14 ग्रुप के मेंबर है ना, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ती है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। फिर देखिए रिएक्शन हैलोजेंस, इनमें से आप किसी भी मेटल की रिएक्शन हैलोजन से करवाओ तो ये उसका MX3 टाइप का ट्राईहैलाइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सर हम बात करते हैं बोरोन के ट्राईहैलाइड्स की, तो कौन कौन होता है, BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3। आप देख सकते हैं MX3 जो है, इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ये जो होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैलाइड्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैलाइड्स। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं बताओ वो किसकी तरह काम कर सकते हैं, लुईस एसिड की तरह काम कर सकते हैं ना। तो बताओ इनका लुईस एसिड कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, BF3 का लुईस एसिड कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। फिर किसका आएगा, BCl3, फिर कौन आएगा, BBr3, और फिर कौन आएगा, BI3। ये गलत है, सही है, सही उल्टा हो सर, सही आप है, जैसा बोलोगे मैं कर दूंगा। सही है सर, सही है, हाँ सर। चलिए वेरी गुड, ये बिल्कुल गलत है। वाह। सर ऐसे तो एक भी हमारे क्वेश्चन ही ना सही हो। तो आप लॉजिक इन लगा रहे हो, आप बैक बॉन्डिंग बोल रहे हो और ऑर्डर उल्टा बोल रहे हो। भैया तो मैंने आपको पढ़ाया था बैक बॉन्डिंग के टाइम पे, बोरोन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, बोरोन आयोडीन, कोई भी ले लो, क्लोरीन भी ले लेना बीच में, ये लो। तो देखो हमने सीखा था बोरोन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p1, और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2p2 बन जाएगा। तो बोरोन का आप देखोगे यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मानते हो क्या, हाँ तो बोल दो। हाँ सर। तो sp2 हाइब्रिडेशन में क्या होगा, बोरोन अपना एक s और 2 p ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करके 3 नए ऑर्बिटल बनाएगा जिनके अंदर एक एक एनपी इलेक्ट्रॉन होगा, और एक ऑर्बिटल कैसा होगा उसके पास, खाली। तो ये 3 ऑर्बिटल्स तो वो काम में ले लेगा 3 हेलोजन यानी 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, लाइक दिस। अब इस बोरोन के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, फ्लोरीन। बताओ फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2 2p5। तो फ्लोरीन के 5 जो p इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें सिर्फ एक ही अनपेड है, तो वो एक अनपेड तो यहां पे काम में आ गया। अब फ्लोरीन के पास क्या है, उसके पास भी p ऑर्बिटल है, और उन p ऑर्बिटल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। तो देखो ये भी 2p ऑर्बिटल, ये भी 2p ऑर्बिटल, दोनों सेम साइज के ऑर्बिटल हैं,
ये खाली है, ये भरा हुआ है, तो बोरोन फ्लोरीन से बोलेगा भाई थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये इसके साथ क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग शो करता है। क्या शो करता है, बैक बॉन्डिंग। इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा, क्योंकि बोरोन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, तो फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। यहां फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन बोरोन के वैकेंट ऑर्बिट में डोनेट करेगा, इसलिए हम इसको पाइडेटिव बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। सब मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया भी था, कोई बात नहीं, वापस देख पा रहे हैं। तो यहां पर 2p सेम साइज के ऑर्बिटल्स हैं, बताओ ओवरलैपिंग कैसी होगी, इफेक्टिव। लेकिन अगर आप यहां पर आओ, अगेन बोरोन का तो 2p ऑर्बिटल है, लेकिन इस बार क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल होगा, 3p। साइज में डिफरेंस आ गया। यहां पर बोरोन का 2p ऑर्बिटल है, लेकिन आयोडीन का कौन सा होगा, 5p। साइज में और ज्यादा डिफरेंस आ गया। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा ऑर्बिटल का, ओवरलैपिंग की टेंडेंसी क्या होती जाएगी, कम। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से बोरोन BF3 के अंदर बोरोन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा खत्म हो रही है। उसको अपने घर के अंदर ही क्या मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो बाहर किसी से इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। इसलिए BF3 का लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होता है, सबसे कम। फिर अगला नंबर किसका आएगा, BCl3, फिर किसका नंबर आएगा, BBr3, और बताओ सबसे ज्यादा लुईस एसिड कैरेक्टर किसका होगा, Bi3 का होगा। तो इसे आप ध्यान रखें, यहां पे आप लिख भी सकते हैं, ड्यू टू इफेक्टिव 2p overlapping, the back bonding is more effective in BF3, and as size of halogen atom increases, size of halogen atom increases, the tendency to form, ये ऐसा बोल दो, tendency to do extent of back bonding decreases, due to which electron deficiency of boron increases and Lewis acid character increases। तो आप ध्यान रखना, बोरोन के हैलाइड्स में जब भी आपको लुईस एसिड कैरेक्टर एक्सप्लेन करना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ किससे एक्सप्लेन कर सकते हो, बैक बॉन्डिंग से एक्सप्लेन कर सकते हो। बोरोन ट्राइफ्लोराइड में बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी, इसलिए इसका लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होगा, सबसे कम। Bi3 में बैक बॉन्डिंग सबसे कम होगी, इसलिए इसका लुईस एसिड कैरेक्टर क्या होता है, सबसे ज्यादा। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखें। उसके अलावा देखो, एल्यूमिनियम के हैलाइड्स की बात करूं तो AlF3, बताओ AlF3 नेचर में कैसा होता है, आयोनिक। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Al3+ + F-। बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये हाँ है? बताओ क्या ये एक लुईस एसिड है, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? नहीं, एक बार पूछा, खुद ही तो बोल रहे हो, फिर बोले नहीं। सही है। ये बढ़िया है, खुद ही बोल दोगे फिर उसका बोल दोगे नहीं। हाँ हसन, है, सही है सर, सही है सही है, क्यों? सर, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तभी तो लेविस एसिड बोल रही है। बिल्कुल सही बात है, क्यों हसन? सर लुईस एसिड तो पक्का है सर, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी पक्का है। भी कच्चा क्या है ये बताओ। सर एक और बात पूछा था आपसे अपने केमिकल बॉन्डिंग में, हाँ वो क्या है सर, वो एक बार बताओ सर देख, हाँ, सौरभ बाबू कच्चू बोलो, दोनों है, दोनों गलत है, दोनों सही है। हाँ भाई सही है सर। सही है, चलिए वेरी गुड, ये गलत है और ये सही है। अब देखो आंसर आएंगे, इनऑर्गेनिक में यही आर्ट है। अब आपका एक स्टेटमेंट में गलत हो गया ना, अब आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, आप खुद एक्सप्लेन कर दोगे। हाँ नीले, गलत क्यों है? सर वो आईने के तो इलेक्ट्रॉन देखा आ गया ना आंसर, मैंने बोला ना, आप इनऑर्गेनिक में बहुत बड़ी आर्ट होती है। आपका आंसर गलत हुआ, फटाफट आपका दूसरा एक्सप्लेनेशन तैयार हो जाता है अपने आप ही। पहले कहां था ये? देखो यानी कितनी बार बता चुका हूं मैं आपको, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है,
AlF3 एक आयनिक कंपाउंड है Al3+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनेगा 2s2 2p6, F- इसका भी बनेगा 2s2 2p6। दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, लेकिन ये लुईस एसिड है। क्यों? क्योंकि Al3+ के पास खाली ऑर्बिटल्स होते हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, किसी भी चीज को अगर लुईस एसिड की तरह काम करना है तो उसके पास क्या होने चाहिए? खाली ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो वो है, इसलिए लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, लेकिन ये किसकी तरह काम कर सकता है? लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। कहा वजह लल्ला पश्चाताप हो रहा है का? नहीं सर, सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब आयनिक नहीं हो सकता, ठीक है? ये तो नॉर्मल बात है। आयनिक मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है। आप क्या गलत हो गए? अब आप सोच रहे हो कि मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा, मैं आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि हाँ मैं गलत हूँ, एक्सेप्टेड सर, ठीक है। बस। तो फिर क्या है? आयनिक मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। कौन बोला ये? जबकि देखिए AlCl3 नेचर में कैसा होता है? कोवलेंट। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्या? हाँ, है। लुईस एसिड भी है, ठीक। और साथ में क्या है? लुईस एसिड भी है, क्योंकि आयनिक तो है नहीं। तो देखें एल्यूमिनियम यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, 3 क्लोरीन, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। तो बताओ अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है। इलेक्ट्रॉन किससे लेता है? Cl से किसी से भी ले सकता है। जैसे देखो AlCl3 की रिएक्शन किसी भी Cl- वाले कंपाउंड से करवा दो तो ये क्या बना देगा? AlCl4-। सही है। लेकिन उसी के साथ साथ ही क्या करता है? डाइमर भी फॉर्म करता है। पढ़ा था? तो बताओ रप्चर क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर? इसकी अच्छा AL बीच में सर, AL बीच में, AL बीच में, फिर Cl ऊपर, एक और Cl नीचे, फिर Cl यस सर, लाइक दिस। ये एल्यूमिनियम कौन सी स्टेट में होता है? sp3। ये भी कौन सा है? sp3। ये दोनों क्लोरीन एटम प्लेन से बाहर होते हैं और ये सभी प्लेन के, अभी 1-2 दिन पहले भी डिस्कस किया था हम। और एक इसका बनता है पॉलीमर सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड स्टेट में ये क्या बनाता है? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। क्या शो करता है? AlF तो sp3 शो करता है, लेकिन ये कौन सा शो करता है? sp3d2। एक बार चेक कर लेना, मैंने शायद लास्ट क्लास उसको sp3d बता दिया था, एक बार देखने जहां तक मुझे याद है, उसको चेंज कर लेना, ठीक है ना? ये मैंने पहले पढ़ा आपको बॉन्डिंग में। AlCl3 डाइमर फॉर्म में तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, और सॉलिड स्टेट में पॉलीमेरिक फॉर्म में जब जाएगा तो क्या शो करता है? sp3d2 हाइब्रिडेशन। यहां पर एक एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बना रहा होता है? 6 बॉन्ड बनाता है। तो ये ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाई चांस आपसे पूछ लेगा, लेकिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। AlCl3 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और लुईस एसिड है, और ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? डाइमर की फॉर्म में। ये इसकी वेपर फॉर्म में स्ट्रक्चर होती है, और ये इसकी कौन सी फॉर्म में स्ट्रक्चर होती है? सॉलिड फॉर्म में स्ट्रक्चर होती है। बोलो समझ में आ रहा है? तो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, आपको बॉन्डिंग में पढ़ाई गई थी पहले, अब यहां रिपीट हो रही है। इसके बाद तो शायद ये कहीं और रिपीट नहीं होगी, इसलिए ध्यान दें, फोकस करें चीजों के ऊपर, अदरवाइज फिर आपको कभी भी याद नहीं होगी। चलिए कॉपी करें, फिर बढ़ते हैं आगे। नहीं, यहाँ रोज समोसे आते हैं सुबह स्टाफ के। अरे मैं कल बचा के रख लूंगा आपके लिए, उनका चिंता मत करो। नहीं, मुझे मत दो। पार्टी दे रहे हो, धमकी दे रहे हो? अभी नहीं, एक साल बाद। जोश में आ गए। चलिए फिर देखें बोरोन अरे सर, एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो देखिए हम सबसे पहले बोरोन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ना आपको बताया, बोरोन इज एन एक्सट्रीमली हार्ड black solid. Due to its crystalline nature and highly ब्लैक सॉलिड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है,
तो बोरॉन एक ब्लैक सॉलिड होता है, बहुत ही हार्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें, अच्छा उधर आ रही है क्या? मैंने कहा यहाँ कहाँ से आवाज आ रही है? तो देखिए, अगर आपको हाई प्योरिटी बोरोन जनरेट करना है is produced by the reduction of volatile compounds of its volatile compounds. कौन है चोर? लाइक BCl3। तो देखो BCl3 का, BCl3 वेपर फॉर्म में होता है, वोलेटाइल का मतलब जो वेपर में आसानी से कन्वर्ट हो जाए। तो वेपर फॉर्म में BCl3 जो होगा, तो वेपर फॉर्म में क्या होता है, मान लो बस BCl3 था सॉलिड, तो इंप्योरिटीज तो सॉलिड फॉर्म में नीचे रह जाती है। वेपर फॉर्म में सिर्फ आपको क्या मिलेगा, प्योर BCl3, और इसके रिडक्शन से आप क्या बना सकते हो, बोरोन अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो अब रिएक्शन को बैलेंस कर लो, 2BCl3 2B सॉलिड प्लस 3HCl। तो ये आपके पास अराउंड 99.99% के आसपास प्योरिटी का क्या मिलता है, बोरोन। तो हाई प्योरिटी बोरोन जनरेट करने के लिए आप इस रिएक्शन को यूज करते हैं। सर H2 कहाँ से लाएंगे फिर? हाइड्रोजन गैस तो प्योर ही होगी ना, लाएंगे कहाँ से? कहीं से भी ले आओ, बहुत सारी जगह है जनरेट कर ला सकते हैं ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के बहुत सारे सोर्सेज है। तो 99.9% के आसपास की प्योरिटी का बोरोन आप क्या करते हो, इस रिएक्शन के थ्रू जनरेट कर सकते हो, एक चीज। दूसरा, बोरोन की जो स्ट्रक्चर होती है, बोरोन एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म इन B12 सॉलिड फॉर्म आइकोसाहेड्रल कितने खतरनाक नाम। यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरोन जो होता है वो B12 की आइकोसाहेड्रल यूनिट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसमें क्या होता है, ओवरऑल आपके पास 12 बोरोन एटम होते हैं, तो 5 बोरोन एटम जैसे पेंटागन फॉर्म करते हैं, इसकी जगह पे से बना दो, तो ये एक पेंटागन है, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा ही पेंटागन नीचे बनता है। तो बी लिख देंगे, जरूरत नहीं है बी लिखने की, ऐसे देख लो, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा ही एक पेंटागन नीचे बनेगा। कोई तो 3D फॉर्म में दिखाना थोड़ा सा भारी होगा। ऐसे मजा नहीं आएगा, ऐसे आएगा। देखो, ये मत बनाओ, ये वाले स्ट्रक्चर बना लो। तो आइकोसाहेड्रन कैसा बनता है वो देखो आप। तो ये एक बोरोन एटम है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ये 1 2 3 4 5। तो इनको कनेक्ट करो। होगा। फिर एक बोरोन इस प्लेन के ऊपर होता है यहाँ पर, और एक बोरोन इस प्लेन के नीचे होता है। तो ये बोरोन इन सारे बोरोन से कनेक्ट होगा, सारी वैलेंसी, और इस तरह ये वाला बोरोन इन सारे बोरोन से कनेक्ट होगा। बीच में क्या है? तो सब बोरोन ही बोरोन है। नहीं, बीच में फोर्स है। सब बॉन्ड्स हैं। टेट्रावलेट है ना, 1 2 3 4 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है हर बोरोन एटम। 4 तो कर ही सकता है, हाँ 5। ठीक है। तो ये बोरोन है। यहाँ पर आप देखें, इसको हम आइकोसाहेड्रल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइकोसाहेड्रल। यानी 2 पेंटागन्स होंगे, उनके ऊपर नीचे के एक बोरोन एटम होगा। आप ध्यान दें, यहाँ पे कुछ चीजें आपके लिए ध्यान देने लायक है। यहाँ पर टोटल 20 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? तो आप गिनोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे? 20 फेसेस मिलेंगे। और उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो एक बोरोन जो है 12 है। एक बार गिनना फेसेस, उल्टा बोल रहा हूँ, 12 आएंगे। 12 फेसेस है यहाँ पर। नहीं 20 होते हैं सर। गिनना एक बार, 1 2 3 4 5 10
हाँ 20 ही आएंगे, 20 फेसेस आएंगे इसके अंदर। और देखो यहाँ पर जो एक बोरोन एटम है ना, ये वाला बोरोन एटम या कोई सा बोरोन एटम ले लो, इस एक बोरोन एटम से 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों बोरोन एटम क्या होते हैं, सेम डिस्टेंस पर होते हैं। क्या होता है, तो देयर आर 5 इक्विडिस्टेंट बोरोन एटम्स, इक्विडिस्टेंट बोरोन एटम्स फ्रॉम ईच बोरोन इन द यूनिट। तो हर बोरोन एटम से कितने बोरोन एटम होते हैं इक्विडिस्टेंस पर, 5 बोरोन एटम्स क्या होते हैं, इक्वल डिस्टेंसेस के ऊपर होते हैं। तो ये आपकी आइकोसाहेड्रल यूनिट है और आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, सॉलिड बोरोन जो होता है वो कैसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, B12 की फॉर्म में, और कौन सी यूनिट्स फॉर्म करता है, आइकोसाहेड्रल यूनिट्स फॉर्म करता है। चलिए कॉपी करें इसको भी। बस याद रखने वाले। जी हाँ, देखें इसकी रिएक्शंस। तो जैसे मैंने बताया, बोरोन जनरली क्या होता है, इनर्ट होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, लेकिन अगर आप इसे स्ट्रांगली हीट करोगे एयर के साथ तो बोरोन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना सकता है, B2O3। रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं, 4B3O2 से बना लेगा 2B2O3। इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रोजन के साथ। बताओ बोरोन नाइट्रोजन के साथ कंपाउंड होकर क्या बनाता है, Bn। इसको हम किसके नाम से जानते हैं, बोरोन नाइट्राइड। और इसे हम क्या नाम से बोलते हैं, कौन सी होती है ये, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। सर बोराजोन किसको बोलते हैं, क्या, 15 ही हो रहे हैं फेसेस। अरे 20 होती है सर, मुझे गिनने पड़ेंगे ना, तो गिन लो। सर गिनने से तो पाँच सर गिनने से 15 आ रहा है, ऐसे ही थोड़े 20 हो जाएंगे। होते 20 नहीं, स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, स्ट्रक्चर में कहीं कोई गलती नहीं है। छह नहीं आ रहा है सर, उधर एक और आना चाहिए। 1 2 3 4 5 ऊपर, 1 2 3 4 5 नीचे, और बीच में 5, और ये ऊपर वाला वो तो अंदर का है ना सर। है तो फेस। नहीं वो नहीं आएगा, फेस तो बाहर से जो हाथ से टच कर सकते हैं। 10 5 15 और 5 15। गलत पड़ रहा है। स्ट्रक्चर तो सही है यार, अरे NCERT में स्ट्रक्चर में तो मैंने कोई गलती नहीं की। लिखा होने से क्या होता है, 5 1 2 3 4 5 B = U - AP। 10 और 2 12। स्ट्रक्चर नाम की चीज होती है ना, अब यही स्ट्रक्चर आ जाता तो गलत हो जाएगा। क्यों? एक सेकंड 4 ही बन रहे हैं ना इन सबके, तो नीचे वाले बोरोन के 5 बन रहे हैं। नहीं बोलिए ना। हाँ बोलो। देखते हैं 1 मिनट, चलो बना के स्ट्रक्चर। पहले आप यहाँ पर आओ, देखो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ये क्या होता है, BnX। और इसके स्ट्रक्चर मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताई थी, बताओ क्या बनती है स्ट्रक्चर। लेयर्स, हाँ, तो बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोरोन, ठीक है। और यहाँ पर हर नाइट्रोजन हर बोरोन कौन सी स्टेट में होता है, sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में। हाँ बना रहे हैं ना अभी, ठीक है। तो इसको डबल बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ पर भी आपका डबल बॉन्ड में आएगा, यहाँ पे डबल होगा, नीचे फिर यहाँ पर आ जाएगा इस पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर होगा, ऐसे ही यहाँ पर, जो सेम है एग्जैक्टली रिपीट कर दो, यहाँ नीचे ये रहा, ठीक है। इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर चलती है। और यहाँ पर हर बोरोन और हर नाइट्रोजन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर होता है, ठीक है। चलिए कॉपी कर लें इसको भी। तो ये आपकी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं बोरोन की। इसके बाद हम मिलते हैं कंपाउंड्स ऑफ बोरोन के साथ। तो देखो कुछ एक चीजें रिपीट होती रहेंगी, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी। इसको हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं। ये नॉन कंडक्टर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी का जो डायमंड फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, बोराजोन। किसके नाम से जानते हैं, बोराजोन के नाम से जानते हैं। चलिए कॉपी करो, एक बार इसके फेसेस की कहानी भी देख लेते हैं। सर हाइड्रोजन वाले देखो इसकी स्ट्रक्चर में 20 इसलिए नहीं आ रहे हैं, आप देखो ये बोरोन कितना है, 1
1 2 3 4 5 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। जबकि ये वाला बोरोन सिर्फ कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, बाकी सारे क्या बनाए 4 4। इसके स्ट्रक्चर चेंज हो गया एक्चुअली, थोड़ी सी गलती हो गई इसमें, इसको दोबारा बनाओ स्ट्रक्चर को। देखो ये इसके स्ट्रक्चर है ना, इसमें आप ये तो कनेक्ट होते हैं, ये जो हैं ये ऐसे कनेक्ट होंगे, ऐसे। तो ये पेंटागन जो बनेगा ना इधर वाला, सर ये समझ में भी नहीं आ रहा। हाँ ये दोनों सेम कलर के हो गए ना, इसलिए समझ में नहीं आएगा आपको। चलो इसी फॉर्म में बना देता हूँ फिर मैं आपके लिए। हम तो भी अपना करोगे। तो देखो ये वाला जो एज है ना, ये दोनों इससे कनेक्ट होंगे ऐसे, ऐसे ही ये वाला भी इससे कनेक्ट होगा। दिख रहा है आप लोगों को ये? सर लेकिन वो तो ठीक है, एक ही इसको मैं प्लेन हो फ्रंट गया। में ले आता हूँ। सर एक ही प्लेन हो गया वो तो, एक ही प्लेन हो गया, अभी एक प्लेन एक ही फेस हो गया मतलब वो तो। नहीं, 2 फेस हो गए ना इसके, एक ही कैसे हो गया? एक पूरा ऐसे, ये वाला वो अरे ये वाला एक फेस हुआ और ये वाला दूसरा फेस हुआ, अलग अलग प्लेन में ना दोनों, सेम ही है। सेम नहीं है। देखो थोड़ी सी क्या है इसकी 3D वो देखनी पड़ेगी आपको पिक्चर। इसको क्या आपको दिखाना बड़ा भारी सर काम एक अंदर एक बाहर था क्या? ये तो मोटा हो गया, फैल गया। ठीक है, ऐसे ही है। अब ऐसे ही एक और एटम होगा इधर, समझना आपकी कोई हमको नहीं है। लाइक दिस, ठीक है। अब एक तो आप कनेक्ट करो इस वाले को और एक इस वाले को, तो ये एक फेस है। एक इस वाले को और इस वाले को कनेक्ट करो तो ये अलग फेस है, इस तरफ वाला फेस है, इधर वाला फेस है। हाँ ऐसे ही क्या होगा, ये वाला कनेक्ट होगा, समझ में आ गया सर। ये वाला और ये वाला। ऐसे क्या होगा, ये वाला और ये वाला कनेक्ट होगा। ट्रायंगल फेसेस होंगे। हाँ, एक ये वाला और ये वाला कनेक्ट होगा और ऐसे ही पीछे वाला कनेक्ट होगा। क्या अरे नहीं ये लग रहा है वो आपको, है नहीं ना। फिर एक जाएगा बोरोन ऊपर, वो इन सब से कनेक्ट होगा ऐसे, और ऐसे एक बोरोन आएगा नीचे जो इन सब से कनेक्ट होगा। तो एनसीईआरटी में दे रखे स्ट्रक्चर नहीं, तभी वो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर 20 फेसेस होते हैं, ठीक है। 5 आपके पास क्या होते हैं, इक्विडिस्टेंट बोरोन एटम्स होते हैं। 12 यहाँ पर कॉर्नर्स भी होते हैं, देख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप इनको काउंट कर सकते हो, आपके पास टोटल 20 फेसेस आते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद नहीं रखना, आपको याद रखना है कि बोरोन की आइकोसाइडल यूनिट होती है B12 और उसके अंदर क्या होते हैं 20 फेसेस होते हैं। ये आपके यहाँ पर याद रखने वाली बात है। चलिए कॉपी करें, फिर बढ़ते हैं आगे। ये हो गया ना आप लोगों का, ये वाला, हाँ। और फिर मिलते हैं कंपाउंड्स ऑफ बोरोन के साथ। तो मतलब हम हर एक ग्रुप का एक एक एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। नहीं, एक से ज्यादा को भी करेंगे। यहाँ पर बोरोन एलिमेंट को करेंगे जिनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो मतलब मैं कह रहा हूँ सारे करेंगे क्या? हाँ, एल्यूमिनियम करेंगे, गैलियम की जरूरत नहीं है। जिनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड से आपसे पूछ सकता है वो। हेडिंग डालें नेक्स्ट, कंपाउंड्स ऑफ बोरोन।
उसमें सबसे पहला कंपाउंड है दैट इज बोरेक्स, Na2B4O7.10H2। इसको आप टिंकल या फिर सुहागा भी बोलते हो। अच्छा सुहागा, चमक लाने के लिए। सोने पे सुहागा हुआ ना सुहागा। नहीं सर, हाँ जोड़ने के लिए। तो इसको तो शायद मेरे ख्याल से आई ड्रॉप्स में यूज करते हैं। तो देखें Na2B4O7 बेसिकली O7.10H2O, ये बेसिकली क्या है, एक व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इसका जो एक्चुअल कॉम्पोजिशन ऐसा नहीं होता, वो कुछ ऐसा होता है Na2B4O5OH4। ठीक है, डॉट यहां पर क्या आएगा आपके पास 8H2O। तो ये इस तरह का एक्चुअली इसका कॉम्पोजिशन होता है, ये आपको ध्यान देना है। देखो इसकी स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये B4O5 में क्या होता है, बोरोन टेट्राहेड्रली कनेक्टेड होता है ऑक्सीजन एटम्स के साथ। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें सभी लोग। तो ये बोरोन यहां पर ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 4 बैंक ऑफ बड़ौदा आ जाएंगे। ठीक है, रादर 5 बैंक ऑफ बड़ौदा होंगे। ठीक है, उसके बाद हर बोरोन के साथ एक OH कनेक्टेड होगा और बोरोन पे माइनस चार्ज आता जाएगा। बैंक ऑफ हैदराबाद। बैंक ऑफ हैदराबाद, सही बैंक बात। ऑफ हरियाणा। और साथ में क्या बनेगा, यहाँ पर 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर आप देखें इसके अंदर आपका जो बोरोन है वो कौन सी स्टेट में है, sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट है। बोरेक्स के इसमें, बोरेक्स के अंदर एक्चुअली B4O5OH4 की यूनिट होती है, टेट्राहेड्रल यूनिट होती है ये। तो बोरोन यहाँ पर टेट्राहेड्रली कनेक्टेड होता है, 4 OH ग्रुप होते हैं और बाकी सारे बोरोन क्या होते हैं, BOB बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। सर वो क्या है सर? क्या? पहले सर एक कौन? 5वां ये तो sp3 है, सब आउट ऑफ प्लेन है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। वो क्या है सर? टिंकल क्या है सर? टिंकल, टिंकल नाम है इसका, TINCAL। सुहागा इज सर नहीं, सुहागा और टिंकल और सुहागा। क्यों? सुहागा मुझे भी नहीं पता किसको बोलते हैं एग्जैक्ट, मतलब वो सब्सटेंस नहीं पता, मैं भी सिर्फ आईडी लगा सकता हूँ। सुहागा सर मेरे लाख नहीं बोलते हैं। क्या? अच्छा टिंकल का हाँ मतलब नहीं, सुहागा इसका नाम होता है किसी वजह से। स्लाइम बनाई है आप लोगों ने? स्लाइम, लाइन सुना है सर? स्लाइम 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 नहीं सुना? खेलते हैं ना जिससे, वही ना? वो जो चिपचिपा लटकता रहता है स्लाइम, बच्चे खेलते हैं छोटे छोटे, फेविकोल का स्लाइम बनता है फेविकोल के अंदर मिक्स करके। स्लाइम नहीं देखा आपने? हाँ स्लाइम देखा है, वो कलर आते हैं सारे। अलग अलग कलर क्या था ना, खींचते जाओ, लिक्विड सा होता है, लिक्विड भी नहीं होता है ना? मतलब लिक्विड ना स्लाइम, जेल जेली टाइप का। हाँ, उससे कुछ बनता है। चिपकली विपकली कुछ नहीं, अलग चीज होती है। चलो कोई नहीं, आजकल के मॉडर्न बच्चे जानते हैं स्लाइम, तुम आदिवासी बच्चे हो मीट मांस जानते हैं। तुम नहीं जानते हो स्लाइम, उसके अंदर ये काम में आता है, स्लाइम एक्टिवेटर के अंदर ये काम आता है। अच्छा चलिए Change of generation। 1 मिनट सर लीजिए। हाँ, लिखो इसको फटाफट, लिखो इसके स्ट्रक्चर बनाओ। क्या? Yes, sir, no, sir। आपके पास तो है। फिर देखो बोरेक्स जब आप पानी में डिसॉल्व करते हो, सो एक्वस सोल्यूशन कलरलेस। ऑफ बोरेक्स इज एल्कलाइन इन नेचर। तो इन नेचर में कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। मतलब अगर आप Na2B4O7.10H2O को पानी में डिसॉल्व करते हो तो 11H2। तो ये एक तो बनाएगा H3BO3 along with formation of NaOH। ठीक है, तो एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म करता है। H3BO3 जो है वो आपका एक वीक एसिड है और NaOH कैसा होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट करता है और उसका फाइनल सॉल्यूशन नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। बाकी बोरेक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है,
जिसे हम लोग बोलते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। यस सर। क्या बोरेक्स? बोरेक्स बीड टेस्ट। मोती। ये आपके सॉल्ट एनालिसिस के अंदर यूज में आता है। देखिए बोरेक्स बीड टेस्ट में क्या होता है, बोरेक्स की बड़ी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि ऑन हीटिंग बोरेक्स लूजेस इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अच्छा। एंड स्वेल्स अप फॉर्मिंग डफ मतलब a glassy transparent bead। ठीक है, तो ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड ये फॉर्म करता है। तो उसमें क्या होता है, जब आप बोरेक्स को हीट करते हो Na2B4O7.10H2O, तो सबसे पहले तो हीट करने पर ये क्या करेगा, अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करेगा, और उसके बाद फर्दर हीट करोगे तो ये क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसका कॉम्पोजिशन होता है ये 2NaBO2 प्लस B2O3। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कुछ भी। ये जो आपके पास दो कंपाउंड का मिक्सचर बना, इसको हम बोलते हैं बोरेक्स बीड। क्या बोलते हैं, बोरेक्स बीड। यहां पर जो NaBO2 है इसका नाम होता है सोडियम बोरेट, और ये आपके पास होता है बोरिक एनहाइड्राइड। तो बोरेक्स बीड का कॉम्पोजिशन जरूर याद रखें। ये बोरेक्स बीड का कॉम्पोजिशन होता है, दो चीजों मिलकर बोरेक्स बीड बनता है, एक NaBO2 प्लस साथ में क्या बनता है आपका B2O3। अब ये बोरेक्स बीड क्या करता है, ये आप सॉल्ट एनालिसिस के अंदर सीखोगे। ट्रांजिशन मेटल्स, डी ब्लॉक मेटल्स लाइक कोबाल्ट CO2 प्लस, लाइक कॉपर Cu2 प्लस, लाइक Ni निकल 2 प्लस, इन सब के साथ क्या होता है, इनकी टेस्टिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। हम एक प्लेटिनम वायर लेते हैं, उसको एक सॉल्ट जिसके अंदर वो मेटल आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं उसके अंदर डिप करते हैं, सॉल्ट पाउडर होता है, पाउडर वायर के ऊपर आएगा, फिर उस वायर को इस बोरेक्स बीड के साथ क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो हीट करने पर क्या होता है, हर एक मेटल के लिए डिपेंडिंग ऑन फ्लेम टाइप, वो आप डिटेल में आगे पढ़ोगे, बोरेक्स एक सर्टेन कलर प्रोड्यूस करता है। जैसे बात करूं कोबाल्ट, तो अगर आपके सॉल्ट के अंदर CO2 प्लस है, तो CO2 प्लस को अगर आप NaBO2 प्लस B2O3 यानी बोरेक्स बीड के साथ हीट करोगे तो ये ब्लू कलर शो करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ COBO2 होल ट्वाइस। इसको हम बोलते हैं कोबाल्ट बोरेट। क्या बोलते हैं, कोबाल्ट बोरेट। तो हर मेटल का बोरेट एक स्पेसिफिक कलर शो करता है, और कोबाल्ट यहां पर कौन सा कलर शो करता है, ब्लू कलर शो करता है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। तो इसी के अंदर आप ध्यान रखें, यहां पे आप लिख देना कि ट्रांजिशन मेटल्स show characteristic colors on heating with borax bead। ठीक है, and this is known as, अच्छा एक सेकंड, बोरेक्स बीड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बोरेट्स, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल बोरेट्स, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोरेक्स बीड टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि बोरेक्स बीड का कॉम्पोजिशन क्या होता है, 2NaBO2 प्लस B2O3, ये दोनों मिलकर किसको फॉर्म करते हैं, बोरेक्स बीड को फॉर्म करते हैं। चलिए, तो बोरेक्स के अंदर आपको दो ही इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, एक इसके स्ट्रक्चर और एक बोरेक्स बीड टेस्ट। ठीक है, अगर उसमें दो तरह के सॉल्ट है तो आपको सॉल्यूशन ऑफ बोरेन या बोरेक्स बोरेक्स सब जगह बोरेक्स। आप क्या बोल रहे हो, सर अगर दो तरह के सॉल्ट हो तो दो तरह के सॉल्ट मतलब तो कौन सा कलर आएगा? हर मेटल का अपना अलग कलर बनेगा। वो पहले एक्चुअली ऐसा डायरेक्ट हो जाता है, हम पहले टेस्ट करते हैं कौन कौन से आयन प्रेजेंट हो सकते हैं, फिर उस आयन के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं इनसे। मान लीजिए दो कलर आ गए, दो कलर नहीं आएंगे ना, ब्लू होती है या पिंक होती है? ब्लू होता है, सर सीयू की होती है ना? कोबाल्ट का ब्लू होता है, वो डिपेंड करता है फिर रिड्यूसिंग फ्लेम में, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। एमएन की वो पिंक होती है सर। एमएन का पिंक नहीं होता, पिंक बोरेक्स बीड टेस्ट में पिंक कलर नहीं आता। एमएन का या तो कलरलेस होता है या फिर एमएन का नहीं होता, कोबाल्ट का होता है, सीयू का होता है, एमएन का पिंक नहीं आता। एमएन के नॉर्मल Mn+2 के सॉल्ट पिंक होते हैं, बोरेट पिंक नहीं होता एमएन का।
बोरेट ग्रीन या फिर किसी और कलर का होता है, पिंक नहीं होता लेकिन उसके अंदर। देखें एक और छोटी सी चीज, ऑल्दो किसी काम की तो नहीं है, अगर हम हाइड्रोलिसिस की बात करें, एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन इन नेचर का मतलब वही था, यही है। उसको आप एक और तरीके से दिखा सकते हो, जब आप बोरेक्स को पानी में डिसॉल्व करोगे, बता रहा हूं देखो आगे यही रिएक्शन सेम है, इसको आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, इसलिए वो से मैंने तो देखो ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, H3BO3 प्लस NaOH, सही है। अब देखो ये आपके पास वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस से आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, तो इन दोनों की रिएक्शन से आपको क्या मिल सकता है, BOH4-। तो इसके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आपको दो चीजें मिलती है, एक तो H3BO3 बनता है और साथ में क्या बनता है, BOH4- बनता है। तो कभी कभी इस फॉर्म में भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि देखो एक वीक एसिड बना है, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से वापस से क्या करेगा, रिएक्ट। H3BO3 की स्ट्रक्चर की मैं आपसे बात करूं तो बोरोन के साथ 3 OH कनेक्टेड होते हैं, तो ये एक लुईस एसिड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, तो जब NaOH अपना OH- इसको देगा तो ये इसको एक्सेप्ट करेगा और क्या बनाता है, B कोऑर्डिनेट बॉन्ड OH 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 एंड OH, इस तरह से ये BOH4- टाइप की यूनिट फॉर्म करता है। तो ध्यान देना, इसका एक्वा सॉल्यूशन एल्कलाइन होता है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, और इसके एक्वा सॉल्यूशन में दो स्पीसीज एग्जिस्ट करेंगी, एक H3BO3 और साथ में क्या बना लेगा, BOH4- भी फॉर्म कर सकता है। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए। बाकी जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो बोरेक्स के स्ट्रक्चर है और साथ में बोरेक्स बीट टेस्ट का कॉम्पोजिशन है। चलिए कॉपी करें, फिर मिलते हैं इसके अगले कंपाउंड से जिसका नाम है बोरिक एसिड। तो देख लो फटाफट से, बोरिक एसिड में ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ हाँ, इस OH B पे माइनस है, BOH4- टाइप की यूनिट है ये भी। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन का मतलब बेसिक। बेसिक तो मतलब इसको क्या लिंक है, किसका, उससे बेस बन रहा है इसलिए बेस बन रहा है। हाँ से स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेट कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसलिए सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होगा। अच्छा, फिर देखिए इसका दूसरा कंपाउंड दैट इज कॉल्ड बोरिक एसिड, या फिर आप इसे क्या बोलते हो, ऑर्थोबोरिक एसिड। बताओ इसे ऑर्थोबोरिक एसिड क्यों बोलते हैं, तो पेरेंट तो इसको बहुत सारों का एक होता है, H2SO4 का भी एक है, तो हाँ तो ऐसे बोला ना जिसका मेटा बन सकता है। ऑर्थो प्रीफिक्स हम उनके लिए यूज करते हैं जिनका कौन सा एसिड बन पाता है, मेटा एसिड। बात ये मेटा एसिड क्या होता है, बताओ। हाँ, पेरेंट एसिड से आप एक H2 हटा दो तो उसका क्या बनता है, मेटा एसिड बनता है। ये मैंने आपको बॉन्डिंग में सिखाया था, लेकिन उसके लिए आपके पेरेंट एसिड में कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 3, है ना। H3B 3 हाइड्रोजन, H3BO3 है तो इसके अंदर 3 हाइड्रोजन है, इसमें से आप एक H2 हटा दो तो आपके पास बनेगा HBO2। क्या बनेगा, इसको हम मेटाबोरिक एसिड बोल सकते हैं। और जिस एसिड का मेटा बनता है उसके नाम के आगे हम क्या प्रीफिक्स लगा सकते हैं, ऑर्थो। तो आपको इसका नाम बोरिक एसिड भी लिखा हुआ मिल सकता है और ऑर्थोबोरिक एसिड भी लिखा हुआ मिल सकता है। चलिए पहली चीज। दूसरा, इसको बनाते कैसे हैं, तो प्रिपरेशन की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसकी तो प्रिपरेशन बड़ा ही आसान है, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरोन कंपाउंड्स। बोरोन के अलग अलग कंपाउंड्स के हाइड्रोलिसिस से हम लोग क्या बना सकते हैं, H3BO3। जैसे BCl3, अगर आप BCl3 का हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपको क्या मिलता है, BOH होल थ्राइस अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो आप BOH होल थ्राइस को H3BO3 भी लिख सकते हो। या फिर आप बोरोन नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करवा दो। चलो बताओ हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होगा, H3BO3 प्लस NH3। वेरी गुड, H3BO3 प्लस साथ में क्या बन जाएगा, NH3। बैलेंस कर लो, ये बन गया 3H2O और ये आपके पास बन गए प्रोडक्ट। तो बोरोन के कंपाउंड्स का आप हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपको क्या मिलता है, बोरिक एसिड मिलता है। दूसरा, बोरिक एसिड के बारे में हम पहले सीख चुके हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। बताओ बोरिक एसिड कितने हाइड्रोजन दे सकता है, एक।
देखने में आपको लग रहा है इसके पास 3 हाइड्रोजन है देने के लिए, लेकिन सिर्फ कितना हाइड्रोजन देता है? 1, और वो भी किसका? वाटर का। ये अपना हाइड्रोजन, हाँ। तो बोरिक एसिड इज अ मोनोप्रोटिक, मतलब जो एक H+ दे सकता है। एंड एसिड which does not give its own hydrogen and removes H+ from water। मोनोप्रोटिक का मतलब क्या है? जो एक H+ देता है। मोनोप्रोटिक एसिड वो है जो एक H+ देगा, डाइप्रोटिक वो है जो 2 H+ देगा। तो देखो इतना जल्दी जल्दी मिटा दे। पत्ता साफ। देखो बोरिक एसिड का हम स्ट्रक्चर देखें तो BOH, बोरोन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और साथ ही साथ ये किसकी तरह काम करता है? लुईस एसिड। जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वाटर में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये वाटर मॉलिक्यूल किसकी तरह काम कर सकता है? लुईस बेस। अब इस H3BO3 के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो ये अपना हाइड्रोजन रिलीज करके एक नॉर्मल एसिड की तरह काम करे, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये किसकी तरह काम करे? एक लुईस एसिड की तरह काम करे। तो इसका लुईस एसिड कैरेक्टर यहां पर डोमिनेट करता है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पर अटैक करेगा। अटैक करने पर क्या होता है? BOH OH और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन के थ्रू। ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो बताओ ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। फिर आप ऑर्गेनिक में सीखते हो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएगा, तो इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है और इसका इलेक्ट्रॉन खुद ले लेता है। तो यहां से क्या होता है? एक तो ये यूनिट बनती है, इसको आप लिख सकते हो BOH⁻। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया हो, अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी मैंने यूनिट, ये रही वो यूनिट ऐसे बनती है, ठीक है। यहां पर ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। OH- हो या H2O हो, दोनों इसको अपने इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर सकते हैं। ये बनाएगा BOH⁻- प्लस क्या बनाएगा? H+। तो ये सिर्फ एक H+ प्रोड्यूस करता है, इसीलिए एक ऐसा एसिड है, मोनोप्रोटिक है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपना हाइड्रोजन डोनेट नहीं करता, ये हाइड्रोजन किससे रिमूव करवाता है? वाटर से रिमूव करवाता है। तीसरी एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज फिर तो क्या? फिर तो वाटर बचेगा ही, इससे पहले भी अभी भी फिर तो वाटर बचेगा ही जब सब OH ले लेगा ये। वाटर क्यों नहीं बचेगा? वाटर तो एक्सेस में होता है ना, सर तो डिसॉल्व होकर सोल्यूशन बना रहा है बस। कंसंट्रेटेड H3BO3 पॉसिबल ही नहीं है। कंसंट्रेटेड H3BO3 तो वीक एसिड है, इसके कंसंट्रेटेड का होने का मतलब ही नहीं है। मतलब जितना ज्यादा कंसंट्रेट होता है ना उतना कम डिसोसिएट होता है वीक एसिड, इसलिए तो डिसोसिएशन बहुत कम होगा उसका। फिर देखो इसकी स्ट्रक्चर, कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेटेड वीक एसिड में H+ डिसोसिएशन कम होगा तो pH कम हो जाएगी फिर तो। हाँ लेकिन फिर कंसंट्रेटेड पीएच बढ़ती जाएगी, वीक एसिड है ना। अभी आयनिक की क्लेम पढ़ोगे आप, तो वीक एसिड का सोल्यूशन जितना ज्यादा कंसंट्रेट होगा pH उतना ही घटेगा। उसकी आयनेशन उतनी कम होती जाएगी। सर pH ऑफ जैसे पहले 10% टूट रहा था, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 1%। बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करते टूटेगा ही नहीं, उसी फॉर्म में पड़ा रहेगा। pH ऑफ रेन वाटर कितना होता है? डिपेंड करता है, एसिडिक जनरली 5.3 के आसपास होता है। नहीं सर एसिडिक होता है। तो एसिडिक 5.3 तो है। CRT में लिखा हुआ तो वो एक बार केमिस्ट्री इन एक्शन पढ़ लेना जो भी है। सर नीचे देखो एक और चीज, इसके स्ट्रक्चर देख लो, याद रखने की जरूरत तो नहीं है बट एक बार देख लो, इतना याद होना चाहिए आपको कि H3BO3 जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसकी हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होती है, तो इसमें BOH यूनिट्स होती हैं। ध्यान से देखना, ये BO, या काम करो ऐसे ले लेते हैं स्ट्रक्चर को, लेयर बनती है सर इसकी। हेक्सागोनल। ठीक है, तो ये एक यूनिट है, ध्यान से देखना। ये सब OH वाले हैं, इनको तो मैं बाद में कनेक्ट कर रहा हूं, अब ऐसे देख लो इसको। यहां पर एक H है, इधर भी एक H है और इधर भी आपके पास हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है ये क्या होता है? देखो ये आगे कनेक्ट होते हैं ऐसे, ये H, ये H, O, O।
तो देखो एक डॉटेड है और एक सॉलिड है, मतलब इनमें से एक हाइड्रोजन बॉन्ड है और एक कौन सा नॉर्मल OH बॉन्ड है। अब ये एक BOH यूनिट, देखो BOH OH OH, ये आपकी BOH होल थ्राइस यूनिट हो गई, ठीक है। ये अगली बोरोन यूनिट से कनेक्ट होगी। सर वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, कहाँ पर? वो BOH सेंट्रल B के साथ वो ये हाँ। हाँ, अभी ये आगे भी जाएगा ना, अच्छा। दोनों तरफ एक्सटेंड होगा। अब देखो ये आपके पास बन गया, इधर एक और ऑक्सीजन आएगा, तो ये एक और यूनिट कनेक्ट हो गई ऐसी ट्राइंगुलर, दिख रहा है। अब क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, ठीक, फिर ये किससे कनेक्ट होगा, एक और ऑक्सीजन से और एक और ऑक्सीजन से, तो ये एक डैश डैश बना लो। फिर ये ऑक्सीजन, यहां पर फिर एक बोरोन आएगा, उससे कनेक्ट होगा, फिर इधर एक और बोरोन होगा, एक और ट्राइंगुलर यूनिट हो गई। ऐसे ये यूनिट इधर आगे एक्सटेंड होगी, देखो इसमें मैं आपको, हाँ, जैसे एक HO, ठीक है, इसके पहले बनाते जाओ बस, और कुछ नहीं है, HO, तो ये, और फिर यहां पर एक और ऑक्सीजन और बोरोन यूनिट कनेक्ट होगी। तो देखो ये सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं आपके, सारी की सारी BH यूनिट है। ऐसे एक और यूनिट इधर जाएगी, हाइड्रोजन, और इसके साथ ही कनेक्ट कर दो इसको एक बार के लिए अब तो, ठीक है। ऐसे ये इधर जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ है, ये ऑक्सीजन है, और इस तरह से आपके पास एक और बोरोन यूनिट बनेगी नीचे की तरफ। तो इस तरह से आप देखोगे, ये आपको याद नहीं रखनी, बस इतना देख लो कि कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही। तो एक यूनिट पे फोकस कर लो, ये जो BOH होल थ्राइस की एक यूनिट है, वो दूसरी यूनिट के साथ क्या बना रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रही है, लाइक दिस, ठीक है। तो इधर से ये हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा, इधर से ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा, ये इसका सॉलिड बॉन्ड है। तो अब ये जो है ये आगे किसके अंदर काम में आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के काम में आएगा। तो BOH होल थ्राइस की सॉलिड स्टेट में कैसे स्ट्रक्चर होती है, हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होती है, और ये एक प्लेनर शीट लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, प्लेनर शीट लाइक स्ट्रक्चर। क्या मतलब ये जो बनाया है यही स्ट्रक्चर होगा इसका? हाँ, ये हेक्सागोनल शीट्स बनती हैं। अच्छा। वो मैं क्या आपको डायरेक्ट लिखवा देता, पर एक बार देखना जरूरी होता है। तो ये जो है ना, ये पूरा एक हेक्सागन बनता है, इसके ऊपर हाँ, ये पूरा एक हेक्सागन बनेगा एज इट इज। ऐसे एक और हेक्सागोनल यूनिट बनेगी, वो यूनिट्स क्या होती हैं, आपस में फिर वैन डर वाल्स फोर्सेस के थ्रू बॉन्डेड होती है। तो ये इसके स्ट्रक्चर है। आपको आज के लेक्चर में बहुत ज्यादा चीजें ध्यान नहीं रखनी, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो आपको बोरोन नाइट्राइड याद रखना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वो नॉर्मल ग्रेफाइट के साथ क्या होती है, आइसोस्ट्रक्चरल होती है और आइसोइलेक्ट्रॉनिक होती है। लेकिन नॉर्मल ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, ये नहीं करती है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने इसमें जो मेन चीज सीखी थी वो है आपके पास बोरेक्स। तो बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Na2B4O7.10H2O। इसके अंदर क्या होता है, इसका एक्चुअल कंपोजिशन कुछ और होता है, वो क्या होता है, Na2B4O5OH4। तो आपको ध्यान रखना 10H2O में से 8 H2O बाहर चले जाते हैं और 2 H2O अंदर आ जाते हैं। तो बस आपको उसको कनेक्ट करना आना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होती है, बैंक ऑफ बड़ौदा याद रखो। तो 5 तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा बनाने हैं, और उसके बाद बैंक ऑफ हैदराबाद, हाँ, हिमाचल प्रदेश भी बोल सकते हो। तो ये बन गया आपके पास बोरेक्स की स्ट्रक्चर, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 2 बैंक आते हैं इसमें, एक बैंक ऑफ बड़ौदा और एक बैंक ऑफ हरियाणा, हैदराबाद, जो भी आपको करना चाहो उसका, हाँ, बैंक ऑफ हसन, है ना। उसके बाद हमने सीखा था कि बोरेक्स को हीट करने पर वो क्या होता है, ग्लासी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के अंदर कन्वर्ट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोरेक्स बीड। बोरेक्स बीड का कंपोजिशन क्या होता है, NaBO2 प्लस B2O3। ये जो बीड है ये कैरेक्टरिस्टिक कलर फॉर्म करता है ट्रांजिशन मेटल्स के साथ, ठीक है। कलर्स आपको याद नहीं रखने होते हैं क्योंकि वो इतने आसान नहीं होते हैं याद रखने, तो पूछता नहीं है। बट हाँ, इन जनरल आपको बस बीड का कंपोजिशन पूछ सकता है, तो ध्यान रखना बीड किसकी वजह से फॉर्म होता है। उसके बाद आपने देखा बोरिक एसिड, इसमें कुछ भी नहीं है। बोरिक एसिड एक मोनोप्रोटिक एसिड है, इसका लुईस एसिड कैरेक्टर डोमिनेट करता है, ये वाटर से H+ रिमूव करता है, और सॉलिड स्टेट में ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है,
2D शीट लाइक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो शॉर्ट नोट्स बनाए, यहाँ पर इंफॉर्मेटिव चीजें थी, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बोरोन के हाइड्राइड्स के बारे में। B2H6 का नाम सुना है आपने? डाइबोरेन, जहां पर हमने ब्रिज बॉन्डिंग की शुरुआत की थी, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर एल्यूमिनियम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद चलेंगे अपनी अगली फैमिली की तरफ जिसका नाम है कार्बन फैमिली। सारी फैमिली का कच्चा चिट्ठा